हेलो डियर्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिवा साइंस में। हम लोग चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था दूसरा, नियंत्रण एवं समन्वय 10th क्लास का बायो का दूसरा चैप्टर चल रहा है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। जैसे कि आपका जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था तो हमने बात किया था तंत्रिका तंत्र की। तंत्रिका तंत्र में हमने तंत्रिका तंत्र को दो पार्ट में देखा था। पहला आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वही दूसरा पार्ट आपका था परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमने देखा था मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में। बाकी परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमने कई ऐच्छिक अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाओं को देखा था। तो उसके बाद हमने तंत्रिका तंत्र का शुरुआत करने से पहले हमने इकाई की बात की थी, न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के कार्यों को देखा था। पता ही है कि न्यूरॉन में क्या होता है आपका, तो संवेदी और प्रेरक कोशिकाएं मैसेज को लेकर जाती है और लेकर आती है। उसी के बीच हमने सिनेप्स की बात की थी कि सिनेप्स किसे कहते हैं। ऐसे हमने हर एक पॉइंट्स को देखते हुए मस्तिष्क का भाग, उसके कार्य, फिर से आपके जो भी पॉइंट्स बचे हुए थे उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद आपके एनसीईआरटी में इनसाइड क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लोग जब एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में कुछ ब्लू कलर का बॉक्स होता है। उस बॉक्स में कुछ 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होते हैं जो आपके एनसीईआरटी के द्वारा पूछे जाते हैं। आप लोग इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि वो आप जब क्वेश्चन बैंक खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी का इनसाइड क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला पार्ट हम लोग ख़त्म करने के बाद पहले एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चन के ही बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी टॉपिक से आपका पार्ट 2 में समन्वय सेकेंड पार्ट से स्टार्ट होता है उसकी चर्चा करेंगे हम। तो आपके एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमने बोर्ड पर लिख दिया है पहले से ही, और 6-7 जो क्वेश्चन है वो हमारे उसी टॉपिक के अंदर से है जिस टॉपिक की हमने चर्चा की थी। तो पहले देखते हैं हमारा कौन से क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी आपका पूछ रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। जितना भी 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि आपके टॉपिक से बाहर नहीं है। हमने कल न्यूरॉन को भी देखा था, मस्तिष्क, प्रतिवर्ती क्रिया, मस्तिष्क के भाग, और उन्हीं से ये 5 क्वेश्चन उठा करके पूछा हुआ है एनसीईआरटी। बाकी जो हमने प्रश्न देखा वो अलग चीज़ है, पर यहाँ पर एनसीईआरटी जो पूछ रहा है डिग्री क्वेश्चन, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहता है। पहला क्वेश्चन है आपका प्रतिवर्ती क्रिया एवं टहलने में क्या अंतर है। अब लोगों को पता है कि प्रतिवर्ती क्रिया हमारे शरीर में अचानक से होती है। अचानक से किसी ने डांटा और जो भी प्रतिक्रिया हुई, अचानक से किसी ने डराया और आपने जो भी अनुक्रिया किया, तो उद्दीपन के प्रति हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी अनुक्रिया करते हैं, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। पर टहलने की अगर बात की जाए तो टहलना आपका माइंड कंट्रोल लगातार करते रहता है। वो आपका कुछ जन्मजात नहीं होता है। कोई भी चीज़ जन्म लेने के बाद हम या तो किसी से सीखते हैं या सोच समझ के, या जो भी हम लोग शरीर की क्रियाओं के लिए करते हैं, तो वो आपका टहलना है। पर प्रतिवर्ती क्रिया जो है आपका ये अनुवांशिक होता है। बचपन से ही हमारे शरीर में कुछ ऐसी सूचनाएं, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स बनते हैं जो प्रतिवर्ती क्रिया का सामना करवाते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया जो अचानक से होती है, वही टहलने की बात की जाए तो ये अचानक से होने वाला प्रक्रिया नहीं है। तो पूछा जा रहा है प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती क्रिया आपका मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, जबकि टहलने की जो क्रिया है वो हमारा मस्तिष्क का पश्च भाग क्यों बोला गया, क्योंकि पश्च भाग का काम याद करें आप लोग क्या था। पश्च भाग संतुलन बनाए रखने और पेशियों की गतियों में सहायक होता है। तो सब यहाँ पे टहलने के लिए हम लोग पेशियों की गतियाँ करवाएंगे। तो पेशियों की गतियाँ के लिए हमारा कौन सा मस्तिष्क जिम्मेदार होगा, पश्च मस्तिष्क, और प्रतिवर्ती क्रिया के लिए हमारा जिम्मेदार होगा मेरुरज्जु। यानी प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करेगा लगातार मेरुरज्जु, और वहीं आपके टहलने की क्रिया को पश्च मस्तिष्क नियंत्रित कर देगा। वही प्रतिवर्ती क्रिया में आप लोग लिख सकते हैं कि ये हमारे जन्म से पूर्व नहीं, जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है, जबकि टहलने का जो काम है वो आपके सोचने, विचारने या किसी के बताने पर शुरुआत होती है, जो कि हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। तो प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में इस तरीके से आप लोग अंतर लिख सकते हैं। आपको पता ही है कि दोनों में अंतर क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 न्यूरॉन के मध्य सिनेप्स में क्या होता है। 2 न्यूरॉन के मध्य सिनेप्स में क्या होता है। 2 न्यूरॉन के मध्य के बीच के रिक्त स्थान को ही
ही सिनेप्स कहते हैं, इतना तो आपको पता है। पर यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ ये नहीं पूछा गया कि सिनेप्स क्या है, यहाँ पूछा गया है कि सिनेप्स में क्या होता है। फिर से आप लोग एक बार क्वेश्चन देख सकते हैं। दो न्यूरॉन के मध्य हम लोग को पता है कि सिनेप्स होता है, पर सिनेप्स में होता क्या है। तो एक चीज़ आप लोग याद रखें, हमारा जो पहला आवेग जाता है वो किस रूप में जाता है? विद्युत के रूप में। विद्युत से रसायन में परिवर्तित किया जाता है और रसायन के रूप में आपका जो भी आवेग होता है वो स्थानांतरित होता है। वही रसायन पहले एक न्यूरॉन से निकल करके दूसरे न्यूरॉन तक जाने के लिए पहले सिनेप्स में जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है आपका कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किसको भेजा जाता है? आवेगों को भेजा जाता है। आवेगों के बीच में जो स्थान है इसे हम कहते हैं सिनेप्स। पर क्वेश्चन हमारा है कि सिनेप्स में हो क्या रहा है। तो ध्यान देंगे आप लोग, न्यूरॉन से जो मैसेज भेजा गया वो गया है आपका रसायन के रूप में। पर क्या आपने ये चीज़ नोटिस किया है कि हमने जो भी टॉपिक्स में पढ़ा था उस टॉपिक्स में बात की थी कि द्रुमिका में मैसेज जो जाते हैं वो विद्युत के रूप में जाते हैं। यानी इस न्यूरॉन में जो द्रुमिका में मैसेज जाएगा वो किस रूप में जाएगा? विद्युत रूप में। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना देख कर ही कि क्या हो रहा है सिनेप्स में। सिनेप्स में इस रसायन वाले आवेग को विद्युत में बदला जाता है, विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार विद्युत उत्पन्न किया जाता है और वहाँ से जो विद्युत उत्पन्न होते हैं वो विद्युत आवेग को आगे की ओर पहुँचाते हैं। यानी दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचाने के लिए रसायन के रूप में जो आवेग जा रहा था उसे विद्युत में परिवर्तित कर दिया जाता है और इस प्रकार से आपका जो मैसेज जाएगा वो किस रूप में जाएगा? विद्युत के रूप में दूसरे द्रुमिका तक जाएगा। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन था कि दो न्यूरॉनों के मध्य सिनेप्स में क्या होता है, तो आपको आंसर मिल चुका है। दो न्यूरॉनों के मध्य सिनेप्स में रसायन के द्वारा आए हुए आवेगों को विद्युत के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज रसायन से विद्युत में स्थानांतरित होता है। ये आपका आंसर था क्वेश्चन का। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है? पूछा गया है कि ब्रेन का आपका 3 पार्ट है और तीनों में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करती है। संतुलन क्या है? क्या भूख लगना आपका संतुलन है? नहीं। आपका संतुलन क्या कह सकते हैं? जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और आपको पता है कि हमारे शरीर को किस प्रकार से रखना, आप कहीं चल रहे हैं तो आपका संतुलन कहीं भी बिगड़ता है तो गिरने का चांस रहता है। तो ये सारा चीज़ संतुलन जो हमने पढ़ा था, एक एग्जाम्पल आपको फिर से याद दिला दे। हमने बात किया था एक 5 साल के बच्चों का, तो 5 साल के बच्चे या 2 साल के 3 साल के बच्चों की बात की जाए तो वो ढंग से चल नहीं पाते और इसके पीछे रीजन क्या होता है कि उनका पश्च मस्तिष्क पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग का आंसर मिल चुका है। यहाँ आपका इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि मस्तिष्क का पश्च भाग जो है, पश्च मस्तिष्क का जो भाग है वो शरीर की स्थिति एवं संतुलन का अनुरक्षण करता है। सीधा एक लाइन में आंसर है आपका कि मस्तिष्क का पश्च भाग हमारे संतुलन और शरीर की स्थिति बनाए रखता है। उसके आगे बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन कहता है कि हम एक अगरबत्ती के गंध का पता कैसे लगाते हैं? अब इसका आंसर आप लोग खुद से बताएं कि हम एक अगरबत्ती के गंध का पता किस प्रकार लगाते हैं। किसी का आंसर होगा अगर मस्तिष्क के द्वारा। बिल्कुल गलत है आंसर। पहले यहाँ पर ग्राही काम करेगी और किसी भी चीज को सूंघने के लिए हमारी कौन सी ग्राही काम करती है? घ्राण ग्राही। तो यहाँ पर जो हम सुनने का किसी भी अगरबत्ती के गंध को पहचानने का काम कैसे हुआ? उसके पीछे आपका काम कर रहा है ब्रेन, पर ब्रेन के काम करने से पहले कौन काम कर रहा है? आपका घ्राण ग्राही। घ्राण ग्राही उस गंध को ग्रहण जब करता है पहली बार, तो वो ग्रहण जो भी सुगंध आपको मिला, जो भी गंध मिला, वो ब्रेन एक बार में नोटिस कर लेता है कि इस अगरबत्ती का गंध इस प्रकार का है। दूसरी बार जब हमारा घ्राण ग्राही इस प्रकार के गंध को ग्रहण करता है तो हमारा अग्र मस्तिष्क जो होता है वो पहले से संकेत कर देता है कि ये पहले भी हम लोग गंध ले चुके हैं और हम लोग को पता है कि ये किस प्रकार का गंध दे रहा है। जैसे हम लोग गुलाब के फूल का एक बार गंध लेते तो हमको पता होता है कि किस प्रकार से सुगंधित होगा।
तो वही आपका आंसर क्या हो जाएगा कि हम एक अगरबत्ती का गंध का पता घ्राणग्राही के द्वारा लगाते हैं। घ्राणग्राही गंध को ग्रहण करके अग्र मस्तिष्क की ओर संकेत करता है। इस प्रकार अग्र मस्तिष्क अगरबत्ती के गंध का पता लगाते हैं। तो आपका आंसर अग्र मस्तिष्क ही है, पर इस तरीके से ना दे। पहला आपका काम करेगा घ्राणग्राही, उसके बाद घ्राणग्राही के बाद काम करेगा आपका ब्रेन। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि हम एक अगरबत्ती के गंध का पता घ्राणग्राही की मदद से घ्राणग्राही के द्वारा अग्र मस्तिष्क की मदद से पता लगा पाते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। वैसे तो हमने चर्चा किया था जब प्रतिवर्ती क्रिया की, तो बार बार हम एक बात रिपीट कर रहे थे कि कोई भी अगर अचानक से काम होता है तो हमारा ब्रेन रिस्क नहीं लेता है। तो फिर यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से उठ गया कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। हमारे शरीर में अभी बताया गया कि आपके शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है वो जन्मजात ही बच्चों में उत्पन्न हो जाती है। एक एग्जाम्पल आपको मान लेते हैं कि हमारे पैर में कांटा चुभा या हमारा हाथ पैर किसी गर्म या ठंडी चीज़ों पर पड़ गया, तो ये आप अचानक से बाहरी तरीके से जो हो रही है इसका रिस्क हमारा सच में मस्तिष्क नहीं लेता है, मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होता है। पर हमारी शरीर में भी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसका नियंत्रण हमारा ब्रेन करता है। एग्जाम्पल फॉर में जब जैसे हम धूप में जाते हैं तो हमारी आँख की जो पुतली होती है वो सिकुड़ने लगती है। जैसे ही धूप में हम अंधेरे रूम में आते हैं तो हमारी आँख की पुतली जो होती है वो पूरे तरीके से खुल जाती है। तो ये भी एक प्रकार का प्रतिवर्ती क्रिया ही है। ये भी हमेशा नहीं होता है, हम अचानक से धूप में गए, हमारी आंखों पर चमक पड़ा जिसके कारण जो हमारी पुतली है वो सिकुड़ जाती है। तो ये एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है। इसका नियंत्रण मेरुरज्जु नहीं करती है, इसका नियंत्रण आपका मस्तिष्क ही करता है। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे भी अपवाद है हमारे शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया की जिसका नियंत्रण लगातार हमारा ब्रेन करता है, और कुछ बाहरी प्रतिक्रिया जो भी होती है प्रतिवर्ती क्रिया उसका नियंत्रण हमारा मेरुरज्जु करता है। हम इसके आंसर लिख सकते हैं कि अगर सीधे तरीके से बात की जाए प्रतिवर्ती क्रिया की, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा नहीं होता है, परंतु हमारे शरीर में कुछ छोटी छोटी ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया होती है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क कभी कभार करता है। वैसे अगर बात की जाए तो अगर बाहरी प्रतिवर्ती क्रिया है उसका नियंत्रण आपका मेरुरज्जु करता है। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की भूमिका, जैसे आपकी आँख की पुतली जैसे ही धूप में पड़ती है तो सिकुड़ जाती है। तो आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है और आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने कॉपी में आज ही नोट कर ले और इसको हमेशा याद रखें। देखिए, सबसे पहला चीज़ आप लोग रटने की कोशिश ना करें। जिस तरीके से आपको बताया गया है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप रट रहे हैं तो फिक्स है कि आप लोग भूल रहे हैं और कोई नॉलेज नहीं ले रहे हैं। किसी भी क्वेश्चन के बारे में पहले आप नॉलेज लेकर देखिए, आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद रहेगा। टॉपर्स का सच्चाई यही होता है। जितने भी लोग टॉपर्स होते हैं वो किसी भी क्वेश्चन को रटने का काम नहीं करते हैं, वो एक बार उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं, बस उतना ही परिभाषा उनके लिए काफ़ी है। तो अभी पहले जो भी बताया गया उसके बारे में नॉलेज लेके प्रतिवर्ती क्रिया टहलने में जो भी नॉलेज दिया गया वो क्या है उसको अपने भाषा में लिखने का तरीका एक बार कोशिश करेंगे हम कितना बेस्ट लिख सकते हैं, किस किस शब्द का प्रयोग अपने कॉपी में कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद करेंगे किसी भी क्वेश्चन को तो कभी नहीं भूलेंगे। तो हम पांचों क्वेश्चन की बात कर लिए हैं, उसके अतिरिक्त हम 2 क्वेश्चन और देखेंगे जो एनसीईआरटी में पढ़ाए हुए टॉपिक से ही है। पहला क्वेश्चन है आपका मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की रक्षा किस प्रकार होता है। हमारा प्राकृतिक है, हमारे ब्रेन में एक अस्थि होती है जो कि उसके अंदर झिल्लियाँ होती हैं। हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो आप कपाल देख रहे हैं, एक अस्थि देख रहे हैं, ये एक प्रकार का रक्षा ही करता है। बाहरी वातावरण, बाहरी कारक जैसे कोई चीज़ हमारे सर पे कुछ भी अचानक से गिर गया, कुछ भी हो गया, तो इसकी रक्षा हमारा अस्थि करता है। उसके साथ ही कुछ अंदर तरल पदार्थ भरे होते हैं जो बाहरी आघात कोई भी पहुंचता है तो वो तरल हमारे मस्तिष्क की रक्षा करते हैं। वही बात करें मेरुरज्जु की, तो मेरुरज्जु आपका जो रीढ़ का हड्डी है, रीढ़ के हड्डी के निचले हिस्से पर जाएंगे तो एक आपको एक संरचना मिलेगी जिसका नाम है कशेरुक दंड। तो मेरुरज्जु में रीढ़ की हड्डी के नीचे एक कशेरुक दंड स्थित होता है जो लगातार मेरुरज्जु की रक्षा करता है। तो ये आपका एनसीईआरटी के अतिरिक्त एक क्वेश्चन था कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु की रक्षा किस प्रकार होती है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही बात करें हमारी पेशियां गति कैसे करते हैं, इनका आकार कैसे बदलता है, ये भी एक क्वेश्चन आपका है।
तंत्रिका तंत्र कैसे कार्य करता है, उसी टॉपिक से। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारी पेशियां जो होती है वो आखिर गति कैसे करती है, और गति करते भी है तो उनका आकार कैसे बदलता है। देखिए क्या होता है, जब हमारे हाथ को कहा जाता है इस प्रकार से सीधा और मोड़ने के लिए कहा जाए, तो हमारी इधर की जो पेशियां हैं ये सिकुड़ने लगती हैं, और कहीं ना कहीं इधर की जो पेशियां हैं वो खुलने लगती हैं। जैसे आपके हृदय में काम होता है, हृदय में जैसे एक तरफ ब्लड आता है तो वो इकट्ठा संकुचित हो जाता है, और दूसरा वो शिथिलन हो जाता है, दूसरा हिस्सा आपका संकुचित हो जाता है, और इस प्रकार से एक हृदय में स्पंदन होता है। वैसे ही हम जैसे भी किसी भी प्रकार से अगर हाथ पैर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो एक तरफ की पेशी आपकी सिकुड़ जाती है, दूसरे तरफ की पेशी आपकी शिथिलन करती है। अब ये हम आपको पता चल चुका है कि ये न्यूरॉन की वजह से, न्यूरॉन हमारे पेशियों का संकुचन और शिथिलन करवाते हैं। जैसे हमारे पास कोई संकेत पहुंचता है, न्यूरॉन तो ये काम करवाती है, पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये न्यूरॉन या पेशियां जो है ये आकार बदल कैसे रही है, इनके बीच आखिर ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके कारण ये आकार बदल रही है। तो हमारे शरीर में एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन लगातार हमारी पेशियों का आकार बदलवाने में सहायक होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी से इनसाइड क्वेश्चन थे, टोटल 5 क्वेश्चन इनसाइड क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे खुद से, जो भी बताया गया आप लोगों को आंसर बता ही दिया गया है। कॉपी पे जब आप लिखे तो अच्छे शब्दों के साथ परिभाषित करें इसे। उसके बाद 2 अतिरिक्त टॉपिक देखे हैं हम लोग, जो कि आपके एनसीईआरटी के पढ़ाए हुए टॉपिक से था। तो ये सारे क्वेश्चन को क्लियर करने के बाद आज हम बात करेंगे पादपों में समन्वय। आगे आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन को खत्म करने के बाद आपका सेकंड टॉपिक है पादपों में समन्वय। हम लोग बात किए थे कल का एक टॉपिक छूटा था आपका हाइपोथैलेमस पियूष ग्रंथि, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि वो आपको ग्रंथियों में देखना है, और ग्रंथि जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो टोटल आपके 8 ग्रंथि हैं, हम तो उसको देखते हुए चलेंगे। पर उससे पहले आपका टॉपिक जो है पादपों में समन्वय, तो आप लोग को समझ आता होगा समन्वय का अर्थ क्या है। जैसे हमारे शरीर में नियंत्रित हमारा ब्रेन करता है और समन्वय का काम हमारा न्यूरॉन कर रहा है, वैसे ही पादपों में पूछा गया है कि समन्वय कैसे होता है। एक आपके बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, छुई मुई के पौधों को जैसे हम छूते हैं वो सिकुड़ जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे शरीर में तो हमने पढ़ लिया कि पेशी है जिसके कारण हमारा आकार बदल रहा है, न्यूरॉन है जो हमारी पेशियों की गति करवा रहे हैं, पर ये पेड़ पौधों की बात की जाए तो पेड़ पौधों में ना ही तंत्रिका तंत्र होते हैं, ना ही ब्रेन होते हैं, और ना ही आपकी पेशियां होती हैं। तो आखिर ये पौधे जो है वो गति कैसे करते हैं, और हमारा जो छुई मुई पौधा है वो सिकुड़ता कैसे है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग भी दिमाग लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है कि पादपों में समन्वय होता कैसे है। अगर छुई मुई पौधा सिकुड़ रहा है, ना उसके पास किसी प्रकार का पेशी है, ना कुछ है, तो आखिर वो सिकुड़ा कैसे। और अगर बात करें एक बीज से निकलता हुआ पौधा, तो आपने देखा ही होगा बीज से पौधा धीरे धीरे निकलता है, तो वो बीज से जो पौधा निकल रहा है इसमें भी ना किसी प्रकार की पेशी है और ना किसी प्रकार का आपका तंत्रिका तंत्र है, तो आखिर वो पौधा निकला कैसे। उसके बाद एक और आपको एग्जाम्पल दिखा है, तो जब पौधों में निषेचन का काम होता है, निषेचन कहने का मतलब कि जब परागकण और आपका स्त्री केशर में अंडाशय जो आपस में मिलते हैं, उसमें भी किसी प्रकार का तंत्रिका न्यूरॉन नहीं होता है, फिर वो आपस में मिल कैसे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपका एक ही जवाब में मिल जाएगा। हमारे पौधों में गति वैसे 2 प्रकार की होती है। अब आप लोग देखेंगे वो गति कैसे होती है, पर हमारे पौधों में जो गति होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक लिखा हुआ है वृद्धि मुक्त गति और एक लिखा हुआ है वृद्धि युक्त गति। वृद्धि युक्त गति कहने का मतलब है कि आपने बीज से निकलता हुआ पौधा तो देखा होगा, और एक आम के वृक्ष को, एक पीपल के वृक्ष को देखा होगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है, पौधे धीरे धीरे गति करके एक बड़ा पूरे वृक्ष का रूप ले लिए हैं। वही दूसरी आप अगर देखेंगे दूसरी ओर, तो छुई मुई का पौधा जैसे ही आप टच करते हैं वो सिकुड़ रहा है, ना कि गति कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि छुई मुई का जो पौधा है वो छूते ही वृद्धि कर दिया है, जी नहीं। तो ये दोनों गतियाँ अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बाहरी वातावरण, रोशनी के कारण, सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण, छूने के कारण सिकुड़ जाते हैं, पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बिना छुए बिना कुछ किए वृद्धि करते रहते हैं अपने तना में, जड़ में। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखें कि आखिर किस प्रकार से होता है।
अगर ज़्यादा आप लोग देखेंगे कि ये सारी चीज़ें किस प्रकार से होती है, तो ये जो छुई हुई के पौधे जैसे एग्जाम्पल है, इनके शरीर में भी कुछ उद्दीपन होते हैं, इनमें कुछ रसायन बनते हैं जो बाहरी वातावरण को पहचान लेते हैं, और जैसे ही हम किसी चीज़ से स्पर्श करवाते हैं, उसके बिंदुओं को छूते हैं, वो अपने आप को सिकुड़ लेते हैं। तो ये इनका प्राकृतिक है उद्दीपन, इनके अंदर कुछ रसायन पाए जाते हैं जिसके कारण इसमें परिवर्तन होते हैं। दूसरी ओर अगर बात करें हमारा वृद्धि युक्त गति, तो आप लोग एक पढ़ेंगे अनुवर्तन किसे कहते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है, अनुवर्तन से आप क्या समझते हैं। अनुवर्तन की अगर बात की जाए तो अनुवर्तन दिशीय होता है। दिशीय कहने का मतलब एक अगर आप लोग घर में कर सकते हैं तो करके देखेंगे। जैसे कि आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक हम लोग अगर गमले की बात करें तो गमला में एक पौधा लगा करके एक तरफ आप पूरा छाया कर दीजिए, किसी कोई भी लकड़ी या कुछ से आप घेर दीजिए, और दूसरी तरफ से रोशनी आने दीजिए खिड़की से। आपको एक चीज़ उसमें दिखेगा, आपको दिखेगा कि जिस तरफ से रोशनी आ रही थी, पौधा जो है उसी तरफ बढ़ता चला जाता है। और वही अगर जड़ को आप लोग निकाल के देखेंगे तो वो जड़ आपका दूसरी ओर बढ़ते चला जाता है। तो इसमें कुछ कॉमन से चीज़ होते हैं, आप चित्र के द्वारा देख सकते हैं क्या है। यही डायग्राम है आपका जो बुक में दिया हुआ है, इसको आप लोग समझने की कोशिश करें। इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि एक तरफ से हमने पेड़ पौधों को घेर दिया है, वही दूसरी तरफ से जो छोड़ा हुआ है पौधा जो है उसी की तरफ गति कर रहा है। इस नीचे वाले जड़ को आप लोग देख सकते हैं, ये जड़ विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो इस प्रकार से हम अनुवर्तन जो पढ़ेंगे, अनुवर्तन में यही पढ़ेंगे कि किसी भी कारक के कारण जब पौधा गति करता है, किसी दिशीय पर गति करता है, तो उसे हम अनुवर्तन कहते हैं। और ये दिशीय गति हम लोग को 2 प्रकार के मिलेंगे, धनात्मक, ऋणात्मक। जो जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, प्रकाश की ओर जो गति कर रहा है उसे हम धनात्मक, और जो प्रकाश की विपरीत दिशा में गति कर रहा है उसे हम ऋणात्मक। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार के अनुवर्तन पढ़ेंगे जो जिसके कारण होते हैं। जैसे कि अनुवर्तन में आपको दिया हुआ है प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनानुवर्तन। पहले आप लोग इसका परिभाषा बहुत आसान है, बस सारी चीजों पर एक ही चीज बैठाना है। यदि अनुवर्तन प्रकाश के कारण हो तो उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यदि अनुवर्तन गुरुत्वाकर्षण के द्वारा हो तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। यदि जल के द्वारा हो तो उसे जलानुवर्तन, यदि रसायन के द्वारा हो तो उसे रसायनानुवर्तन। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हमने प्रकाश वाला एग्जाम्पल देखा, प्रकाश में क्या हो रहा था, जिस तरफ से पादप पे प्रकाश आ रहा था उसी तरफ वो उसी दिशा की तरफ गति करते जा रहा था, उसी दिशा की तरफ गति कर रहा था। तो जिस तरफ से जिस दिशा से प्रकाश आ रहा था पादप पर, वो पादप उसी दिशा की तरफ गति कर रहा था, और इस प्रकार की गति को, इस प्रकार के अनुवर्तन को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। फिर गुरुत्वाकर्षण, जड़ को आपने देखा होगा, ये जो जड़ था वो ये हमारा तना था जो दिशा प्रकाश की दिशा की ओर गति कर रहा था। हमारा जो जड़ था वो कहीं ना कहीं आपका पृथ्वी जो नीचे से गुरुत्वाकर्षण लगा रही थी उसी गुरुत्वाकर्षण की ओर खींचा जा रहा था। तो यहाँ जो जड़ है आपका उस प्रकाश के विपरीत दिशा में घूम रहा था, तो पृथ्वी के गुरुत्वा के कारण जो जड़ में गति होता है, जो जड़ में अनुवर्तन होता है, जिस दिशा में होता है उसे हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। तो प्रकाशानुवर्तन की परिभाषा लिखना हो तो आप लिख लेंगे कि यदि पादप प्रकाश की ओर, प्रकाश की दिशा की ओर गति करता है तो इस प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। परंतु यदि पादप का निचला हिस्सा जड़ पृथ्वी के गुरुत्वा के दिशा की ओर गति करता है तो उसे हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। फिर बात की जाए जलानुवर्तन की, अगर हम किसी पादप को, आप एक सेम का पौधा लीजिए और उसे एक पानी में, मतलब पानी वाले एरिया में रख दीजिए, जैसे ये जो हमने गमला लिया था, अगर उसके ऊपर कुछ तार का कुछ भी आप लोग रख के अगर उसमें पानी में उसके हिस्से को रखते हैं तो आप लोग को दिखेगा क्या कि जो जड़ है वो जहाँ पर जड़ है उस जड़ में वो अधिक नीचे की तरफ गति करते चला जा रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि यदि पादप का भाग, यदि पादप का कोई भी भाग जल की दिशा की ओर गति करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं। अगर कोई पौधा, यदि कोई पौधा रसायन की ओर गति, रसायन देखिए ये केमिकल खींचता है पौधों को अपनी ओर,
जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया जाए, आप लोग जब फूल के बारे में पढ़ेंगे तीसरे चैप्टर में, तो आप लोग को ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा, हालांकि उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। ऐसा कुछ डायग्राम मिलेगा या आपने कभी 8th क्लास में देखा भी होगा। देखिए ये जो होता है ये पौधों में नर वाला हिस्सा होता है, यानी इसमें परागकण होते हैं, इसे हम कहते हैं पुंकेसर, परागकण होते हैं। और ये हमारा अंदर जो है ये हिस्सा होता है अंडाशय। इस परागकण का मकसद होता है अंडाशय तक पहुंचना। जब ये परागकण अंडाशय तक पहुंच जाता है तभी एक बीज बनता है। ध्यान देंगे आप लोग, जब ये परागकण यहाँ से निकल के इस अंडाशय तक जाएगा तभी बीज बनता है। तो आप लोग दिमाग तो इतना लगा ही सकते हैं कि इस परागकण को कहाँ पहुँचाना है, इस अंडाशय तक। अब क्या यहाँ से परागकण खुद से उठ के अंदर चला जाएगा? जी नहीं, यहाँ पर कुछ रसायन होते हैं, यहाँ कुछ केमिकल होते हैं। अगर किसी कारणवश जैसा कि तितली वगैरह या चमगादड़ अपने या हमारे जो ये मध जो भी बनाया जाता है मकरंद, उस मकरंद को अपने पैरों में चिपका करके जब इधर उधर बैठते हैं तो यहाँ से परागकण को निकाल के यहाँ छोड़ दिया जाता है। या हवा चलती है या पानी में कभी कभी हवा के द्वारा भी यहाँ से परागकण ये हमेशा बड़े होते हैं, यहाँ से गिरकर इस पर चले जाते हैं। पर क्या यहाँ से ये खुद चला जाएगा? जी नहीं, यहाँ पे जो रसायन होता है वो इसको अपनी ओर खींच कर अंदर की ओर लेकर जाता है। तो यहाँ जो गति हुआ, किस प्रकार का गति हुआ? रसायन के कारण हुआ। तो जिस पादप में रसायन की दिशा की ओर गति होती है तो उसे हम रसायन अनुवर्तन कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा वृद्धि मुक्त गति और वृद्धि युक्त गति। वृद्धि मुक्त गति कहने का मतलब है कि इसमें किसी प्रकार की गति होगी पर वृद्धि मुक्त होगी, इसमें किसी प्रकार का वृद्धि नहीं होगा। जैसे एक अगर छुई मुई का पौधा छूने पर बंद होता है तो ये गति है पर इसमें किसी प्रकार का वृद्धि नहीं हो रहा है। पर अगर बात की जाए वही बीज का, तो बीज में जो भी परिवर्तन हुआ उससे एक पौधा निकला, तो ये आपका वृद्धि युक्त गति है। इसमें गति भी हो रहा है पर किस प्रकार का गति हो रहा है? वृद्धि वाला। इसी को हम अनुवर्तन कहते हैं। यानी पूछा जाए अनुवर्तन किसे कहते हैं, तो पादप किसी भी कारक के कारण अगर उस दिशा की ओर गति करता है तो इसे हम अनुवर्तन कहते हैं। बाहरी कारक के कारण जिस दिशा में गति करता है उसे अनुवर्तन कहते हैं। ये अनुवर्तन हमारे 4 प्रकार के: प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन। प्रकाश के कारण हो तो प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्व के कारण हो तो गुरुत्वानुवर्तन, जल के कारण हो तो जलानुवर्तन, रसायन के कारण हो तो रसायनुवर्तन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो एग्जाम्पल है वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ये जो परिभाषा है तो आपका पादप में आपको समझ में आ गया होगा कि एक तरफ हमने पादप में गति देखा इन कारकों के कारण, वही दूसरी ओर देखा इसके कारण। यानी इसमें रसायन कुछ होते हैं जो बाहरी उद्दीपन कहने का अर्थ है। जैसे आप अचानक से कोई आपको मारता है तो उसका आप रिप्लाई करते हैं, वैसे ही हम छुई मुई के पौधों को जब छूते हैं तो वो अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं। तो वो बाहरी उद्दीपनों को पहचान लेते हैं जिसके कारण वो अपने को सिकुड़ाने का क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार से पादपों में समन्वय आपको 2 प्रकार के मिलेंगे और 2 प्रकार में इस प्रकार से आपका परिभाषा पूछा जाता है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखा, उसके बाद हमने पादपों में समन्वय। अब हम एक और तीसरा पॉइंट देखेंगे और उस तीसरा पॉइंट में हम बात करेंगे हार्मोन के बारे में। पादप हार्मोन। पहले तो सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले आप लोग ऐसी एक रट्टा मारे कि पादप हार्मोन कितने होते हैं और इनका नाम, क्योंकि कुछ पूछने से पहले डीपली कोई यही पूछेगा कि पादप हार्मोन कौन से। आपका ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि इन चारों में से कोई आएगा, पक्का है कि चारों में से कोई भी या पादप हार्मोन के नाम पूछ दिए जाते हैं। पहला ऑक्सिन, दूसरा जिबरेलिन, तीसरा एब्सिसिक एसिड और चौथा आपका साइटोकाइनिन। अगर हम लोग मानव में हार्मोन की बात की जाए तो हम लोग में हार्मोन अनगिनत है, पर हम लोग को हार्मोन से पहले ग्रंथियां याद होनी चाहिए। एक तरफ आपको पादप में हार्मोन याद होने चाहिए, हार्मोन के नाम, दूसरी तरफ आपको मानव के ग्रंथि याद होने चाहिए। अगर इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ लेते तो ये बहुत भारी लगता और याद भी नहीं हो पाता इकट्ठा। पहले आप लोग हेडिंग जो है वो जाने, तो हम लोग 4 हार्मोन के बारे में डीपली देखेंगे। और सबसे पहले आपको ये 4 हार्मोन के बारे में पता होना चाहिए कि पादपों में कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं। उसके बाद मानव में हम 8 ग्रंथियों का बात करेंगे, जिसमें से पहला ग्रंथि हमारा पीयूष ग्रंथि, दूसरा थायराइड ग्रंथि,
पैराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, लैंगरहैंस ट्यूबिकाई, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि जो पढ़ेंगे आपका तीसरा चैप्टर में भी काम आएगा, क्योंकि तीसरा चैप्टर में बहुत इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ना है हमको। तो ये 8 ग्रंथि आपको पहले तो याद होना चाहिए, मानव में पाए जाने वाले 8 ग्रंथि का नाम और पादपों में पाए जाने वाले 4 हार्मोन के नाम। बाकी मनुष्य में हार्मोन जितने हैं उसकी बात हम अलग करेंगे। अब आपको याद होगा इससे एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिया हुआ था, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है आपका, वो मस्तिष्क से वो पार्ट जुड़ा होता है। मध्य मस्तिष्क जब देखेंगे तो वहाँ से एक हिस्सा निकलता है छोटा सा, जहाँ पर हाइपोथैलेमस लिखा हुआ आपकी किताब में डायग्राम दिया होगा, उसमें आप लोग देख लेंगे। उस हाइपोथैलेमस से ही एक ग्रंथि जुड़ी होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस आपके बॉडी का लगातार टेम्परेचर नियंत्रण करता है, यानी हमारा शरीर गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, नींद आपको लग रहा है या आपका मन थोड़ा खराब हो रहा है, कुछ भी, इन सारी चीज़ों को नियंत्रण हमारा हाइपोथैलेमस ही करता है। हाइपोथैलेमस जो पीयूष ग्रंथियाँ होती हैं, ग्रंथियों का काम होता है हार्मोन को निकालना। इतना आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर ग्रंथि का नाम लिया जा रहा है तो फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए कि ग्रंथि का काम क्या है, हार्मोन को निकालना। यानी हम ये जो 8 ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, इन हर एक ग्रंथि में किसी न किसी हार्मोन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। बात कर रहे हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। ये सबसे पहला ग्रंथि है, और ये जितने 7 ग्रंथि बचेंगे इसके अतिरिक्त, ये करता क्या है कि इन सभी से बहुत सारे एक तो हार्मोन निकलता है, सबसे ज़्यादा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और दूसरा चीज़ कि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित भी करता है, अन्य ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को भी कंट्रोल करता है। तो सबका मास्टर कौन होगा, हमारा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इन 7 से जितने भी ग्रंथियाँ काम करेंगे, जितने भी हार्मोन निकलेंगे, इन सभी कामों को कंट्रोल करता है, और सभी कामों को कंट्रोल करने की वजह से पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि आपके हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ भाग है, जो सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, सभी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को कंट्रोल में रखता है, और साथ ही साथ इसमें इस भाग में सबसे ज़्यादा हार्मोन का स्राव होता है। तो इसीलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और इधर आपके पादों के जो भी है 4 भाग, ये पादों के जो भी भाग है हार्मोन, अगर हम हार्मोन की बात की जाए, हार्मोन क्या है, तो हार्मोन जैसे आप लोग देख रहे हैं ब्लड क्या होते हैं, ब्लड हमारे नसों में बहते हैं, पर हार्मोन के साथ ऐसा नहीं है। हार्मोन के लिए किसी प्रकार की नलिका नहीं होती है, ये स्वतंत्र होते हैं और हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। रक्त में हार्मोन मौजूद होते हैं, पर इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि नलिकाओं के द्वारा बहेगा। ये हमारे हार्मोन स्राव होते रहते हैं रक्त में, शरीर में। तो ये जो हार्मोन है आपके, ये आप लोग देखे होंगे किसी पौधे में फल पक गया, किसी में कच्चा रह गया, किसी में पौधे की वृद्धि तो बहुत ज़्यादा हो रही है, पर किसी में पौधे की वृद्धि ही नहीं हो रही है, किसी में बीज तो बन रहा है पर किसी में बीज नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इसके लिए जिम्मेदार होते हैं हार्मोन, और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग का इतना ही है। आगे जब हम जो पढ़ेंगे उसमें पादप हार्मोन के बारे में बहुत डीपली देखेंगे, और दूसरा आपका टॉपिक होगा मानव की ग्रंथियाँ। तो आज के टॉपिक में जितना भी आपको क्वेश्चन आंसर NCERT इनसाइड का बताया गया है, पहले उसको क्लियर कर ले। उसके बाद NCERT से इनसाइड क्वेश्चन जो हमने बात की है, पादपों में सामान्य से जो भी टॉपिक निकला है, इसको भी आप एक बार रिवाइज कर ले। ये क्वेश्चन जरूर लिखें आप, 5 क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन 2-2 नंबर के। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लेंगे और उदाहरण लिखेंगे तो बहुत बेस्ट होगा, और इस पॉइंट को आप लोग याद कर लेंगे। बाकी जो भी चीज़ें आप नेक्स्ट